चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, फिर अकाउंट में एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, शॉर्ट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब हम अकाउंट लिखते हैं ना, पूरा अकाउंट जब कंप्लीट करते हैं ना, तो अकाउंट के बीच में ये टॉपिक एक कॉमा की तरह है। हाँ, कॉमा की तरह कि इस टॉपिक से फिर हमारे अकाउंट का सेकंड पार्ट शुरू होता है। आपके अकाउंट में भी, अकाउंट की बुक में भी फर्स्ट पार्ट में जो जो टॉपिक्स हमने सीखे, अब ये एक इस पार्ट का आखिरी टॉपिक है, आपके फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक में से एक है। इसके बाद से फिर एक नया पार्ट, अकाउंट की एक नई जर्नी शुरू करेंगे। हमने जैसे इस पार्ट में देखा था और हर चैप्टर में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि सबसे पहले अकाउंट में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो जर्नल एंट्रीज की जाती है। सही बात है ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जर्नल एंट्रीज। उस जर्नल एंट्रीज या तो सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, जैसा बिजनेसमैन हो वो उसके हिसाब से एंट्री करेगा। कोई कोई बिजनेसमैन जर्नल एंट्रीज तैयार करते हैं, तो कोई कोई बिजनेसमैन सब्सिडियरी बुक्स। इन पर से फिर बनती है लेजर पोस्टिंग। इससे पहले वाले चैप्टर में सीखा था ना कि इन पर से क्या तैयार होता है, लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग में जैसे हमने देखा था कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लेजर बनाते हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लेजर, मतलब कि अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। इससे पहले वाला 9 चैप्टर याद है ना, कि जैसे जो भी जर्नल एंट्रीज आपने की, जितनी भी 10-15 जितनी भी जर्नल एंट्रीज की, उसमें से जितने भी अकाउंट बने वो सबकी लेजर बनाते थे ना, और फिर उसमें पोस्ट करते थे, मतलब उस लेजर में फिर सब अमाउंट्स और नेम लिखते थे, है कि नहीं। लेजर पोस्टिंग होती थी। या तो सब्सिडियरी बुक्स बनाओ तो भी लेजर पोस्टिंग करते थे। सब्सिडियरी बुक्स जैसे कि परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये बुक्स बनाते थे, तो उन पे से भी तो लेजर पोस्टिंग होती थी ना। अब लेजर पोस्टिंग पर से बनाना है हमें ट्रायल बैलेंस। लेजर पोस्टिंग से क्या तैयार करना है, ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, बरोबर। आपको याद हो तो लेजर पोस्टिंग वाले जो हमने सम्स देखे थे ना, उसमें कुछ आखिरी के सम्स थे, वो याद करवा रहा हूँ। इससे पहले वाला चैप्टर नहीं तो फिर से पहले रिवाइज करना, चैप्टर नंबर 9। लेजर पोस्टिंग में आखिरी के हमने कुछ सम्स देखे थे कि जिसमें सभी लेजर पोस्टिंग कर लो ना, तो आखिरी में बैलेंस भी ढूंढना होता है। ढूंढना होता है ना बैलेंस, कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, वो आखिरी में लिखना होता है कि नहीं। याद आ रहा है, लेजर पोस्टिंग में आखिरी में हम लोग कुछ बैलेंस ढूंढते थे कि जितने भी लेजर्स बनाओ, भले कैश अकाउंट बनाओ तो उसका एक बैलेंस ढूंढा जाता था, है कि नहीं। कैपिटल अकाउंट बनाओ तो उसका, परचेस अकाउंट बनाओ तो उसका एक बैलेंस, सेल अकाउंट बनाओ तो उसका एक बैलेंस, हर एक का आखिरी आखिरी का बैलेंस ढूंढा जाता था कि नहीं, बरोबर ना। वो जो बैलेंस ढूंढते थे ना, उसी बैलेंस पर से अब बनाना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस क्या कहते हैं कि जब बिजनेस में पूरे साल हमने जर्नल एंट्रीज की है, पूरे साल या तो सब्सिडियरी बुक्स तैयार की है, उन पर से हर महीने में या 2 महीने 3 महीने, कोई एक हफ्ता, जैसा जो बिजनेसमैन हो, कोई कोई बिजनेसमैन 6-6 महीने में, इन पर से क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, बराबर ना। जर्नल एंट्रीज पर से लेजर पोस्टिंग की जाती है, और लेजर पोस्टिंग पर से जो आखिरी में बैलेंस बचता है ना, जैसे हम लोग कितने भी लेजर बनाते हैं, भाई कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट उसका एक लेजर बना, बराबर। तो कैश अकाउंट का जो लेजर बना ना, तो साल के एंड में चेक करते हैं कि पूरे साल में कितना कैश आया, वो डेबिट में लिखा था, कितना कैश गया वो सब क्रेडिट में लिखा था। तो आखिरी में बैलेंस ढूंढते हैं ना, और हमें पता चलता है कि हमारे पास इतना कैश अभी पड़ा हुआ है, बराबर ना, कि इतना कैश अभी बिजनेस में है। उस अकाउंट का टोटल करते हैं कि नहीं, है कि नहीं। इसके अलावा कोई भी तरह का जो है वो कैपिटल, कैपिटल जैसे कहते हैं कि भाई जो मालिक का खुद का पैसा होता है, तो जब कैपिटल का लेजर बनाया जाता है उसमें, तो पूरे साल में कितना कैपिटल आया, कितना कैपिटल घर पे लेके गए, तो अब साल के एंड में हमारा कितना कैपिटल बचा है, वो आखिरी का बैलेंस ढूंढते हैं कि नहीं, बराबर ना। या फिर जैसे परचेस, तो पूरे साल में कितना कितना हमने परचेस किया है, कितने लोगों को उसके पैसे दिए, कितने बाकी हैं, तो उसमें भी आखिरी का बैलेंस बचता है कि पूरे साल में हमने इतना परचेस किया, या इतना बाकी है, इतना उधार पे, इतना कैश पे, तो वो आखिरी का बैलेंस मिलता है ना, बराबर ना। लेजर पोस्टिंग में वही इसलिए याद करवा था कि इससे आगे वाला जो चैप्टर हमने देखा था, उसमें आखिरी के कुछ सम्स देखे थे जिसमें आखिरी में बैलेंस ढूंढते थे ना।
अगर किसी का नाम हो कि सपोज XYZ अकाउंट, कोई भी पर्सन का नेम है, तो उस पर्सन के साथ भी पूरे साल में उसको कितने पैसे दिए हैं, कितना उससे लिया है हमने, तो साल के एंड में कितना या तो देना बाकी है या तो लेना बाकी है, वो साल के एंड में बैलेंस पता चलता है ना, बराबर। पूरे साल के एंड में जितने भी लेजर हमने बनाए हो, जितने भी आपकी बुक के हिसाब से देखो तो भले फिर वो 20, 25, 30 कितने भी, जबकि रियल बिजनेस में जब ये लेजर बनते हैं तो ये 20-25 लेजर नहीं, 100, 500, 1000 तक के भी लेजर्स, जैसे जितना बड़ा बिजनेस हो, बराबर। तो जितने भी लेजर बनाए जाते हैं ना, साल के एंड में सभी लेजर का टोटल किया जाता है। लेजर बुक होती है ना, याद है ना, इससे पहले वाला चैप्टर देखा था, जो लेजर बुक होती है उसमें हर एक पेज वो हर एक अकाउंट होता है, हर एक पेज के ऊपर पर्टिकुलर लिख देते हैं ना, भाई ये परचेस अकाउंट, भाई इस पेज पे सब परचेस की डिटेल लिखेंगे। किसी का नाम हो तो ये XYZ अकाउंट, तो उस पेज पे सब XYZ की डिटेल लिखेंगे कि पूरे साल में उसको कितने दिए, कितने लिए पैसे, बराबर। और साल के एंड में उस लेजर का, मतलब लेजर बुक में उस पेज का टोटल निकाला जाता है, जिसे कहते हैं साल के एंड का बैलेंस। फिर पूरे बुक में, पूरी लेजर बुक में जितने भी लेजर हमने बनाए हैं ना, कितनी बड़ी बुक होगी, उसमें जितने भी लेजर हमने बनाए होंगे ना, उन सबका आखिरी का बैलेंस ढूंढकर एक जगह पर लिखा जाता है। सबका एंड बैलेंस वो एक जगह पे लिखा जाता है और एक शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शीट। शीट मतलब कि एक पर्टिकुलर पेपर बनाते हैं कि जिस पेपर में पूरी लेजर बुक में, पूरी लेजर बुक में हर एक लेजर का जो आखिरी का बैलेंस है ना, कि साल के एंड में परचेस इतना हुआ, साल के एंड में कैपिटल इतना हुआ, साल के एंड में सेल इतना हुआ, साल के एंड में कोई XYZ है उसको इतना देना बाकी है, भाई ABC उससे इतना लेना बाकी है। तो साल के एंड में जो जो बैलेंस बचा ना, उसे एक शीट में, मतलब एक पर्टिकुलर पेज पे लिख दिया जाता है, और वो जो शीट तैयार होती है ना, उस शीट को हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये ट्रायल बैलेंस में हमेशा हमेशा जो है दो साइड बनाई जाती है, डेबिट और क्रेडिट। पूरी लेजर बुक में जिस जिसका डेबिट बैलेंस बचा ना, ये भी हमने आगे के चैप्टर में सीखा था, बराबर। आखिरी वाले सम्स किए थे जिसमें लिखते थे क्या भाई, कैश उसका डेबिट बैलेंस, कैपिटल उसका क्रेडिट बैलेंस, लिखते थे ना ऐसा। तो वही जो जो बैलेंस बचा ना, वो सब इस ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। कि भाई डेबिट साइड पे जो जो चीज़ें लिखी, भाई कैश डेबिट में आया, परचेज डेबिट में आया, बराबर, सेल रिटर्न डेबिट में आया, किसी से पैसे लेने हैं वो डेबिट में लिखा, ट्रायल बैलेंस में वो सब चीज़ें डेबिट में। फिर कुछ चीज़ें जिसका जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसे सब क्रेडिट में लिखा, बराबर, कि जैसे कैपिटल क्रेडिट में आया, बराबर, सेल क्रेडिट में आया, परचेस रिटर्न क्रेडिट में आया। तो ये डेबिट और क्रेडिट वो पूरा बैलेंस बनाते हैं, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और आखिरी में साल के एंड में जब ट्रायल बैलेंस बन जाए ना, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट उनका टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाए ना, मतलब समझो कि आपने अभी तक अकाउंटिंग में जितनी भी मेहनत की है ना पूरे साल में, वो पूरे साल की मेहनत आपकी सही है, मतलब आपने अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल बैठ जाए, मतलब समझो कि आपने ट्रायल बैलेंस करेक्ट बनाया है और पूरे साल में जो भी आपने अकाउंट लिखा है ना, वो सब बिल्कुल करेक्ट लिखा है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस वो अकाउंट में बहुत ही यूज़फुल होता है। हमेशा हर एक चीज़ में हम लोग पहले से सीखते आ रहे हैं अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर से, कि अकाउंट में हमेशा ड्यूअल एंट्री होती है ना, ड्यूअल एंट्री। एक डेबिट में तो एक क्रेडिट में आता ही है। कोई भी एंट्री दोनों डेबिट में या कोई भी एंट्री दोनों क्रेडिट में पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। एक डेबिट में तो एक क्रेडिट में आएगा ही ना। कि अगर मैं किसी से परचेस कर रहा हूँ कैश पर, तो मैं परचेस करूँगा तो गुड्स आएंगे, सामान आएगा, तो उसके बदले में कैश जाएगा। एक आएगा तो दूसरा जाएगा ही, बराबर। सामान आया तो वो डेबिट में, कैश गया तो वो क्रेडिट में। हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है ना। इसी वजह से तो साल के एंड में
सभी लेजर पर से जो बैलेंस ढूंढा जाता है ना, वो बैलेंस लिखते हैं यहाँ ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल आ जाए, मतलब कि हमने पूरा अकाउंट अभी तक सही लिखा है, किसी में कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये ट्रायल बैलेंस वो समझो हमारे अकाउंटिंग की एक तरह से श्योरिटी देता है कि हाँ हमारा अकाउंट सही बना है। और इसी ट्रायल बैलेंस पर से फिर आगे बनता है हमारा फाइनल अकाउंट। अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फाइनल अकाउंट, जो हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। आपके अकाउंट की सेकेंड बुक है ना, सेकेंड पार्ट, उसमें देखेंगे फाइनल अकाउंट, जो ये ट्रायल बैलेंस पर से ही बनता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि अकाउंट में ट्रायल बैलेंस वो एक कॉमा की तरह आता है। क्या एक बीच में एक स्टॉप आया कि यहाँ जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस करेक्ट है ना, तो ही उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, जो हम लोग आगे देखेंगे, तो ही इस पर से फाइनल अकाउंट बनेंगे और फाइनल अकाउंट भी करेक्ट बनेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में ही मिस्टेक है तो इसका मतलब हमारी यहाँ पर भी मिस्टेक हुई होगी। तो इसकी वजह से अगर ट्रायल बैलेंस में ही मिस्टेक है तो साल के एंड में जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना ट्रायल बैलेंस पर से, तो वो भी गलत होगा। और अगर फाइनल अकाउंट गलत होगा तो मतलब समझो हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ उसका भी सही खबर मिलेगी नहीं, वो भी गलत ही कहलाएगा। सही बात है ना। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से जैसे एक तो पता है कि श्योरिटी मिलती है कि हमने अकाउंट बिल्कुल सही लिखा है। ट्रायल बैलेंस भी ड्यूअल इफेक्ट के अकॉर्डिंग बनता है ना, डेबिट वाले सब डेबिट में लिखते हैं, डेबिट वाले बैलेंस सब डेबिट में, और क्रेडिट वाले बैलेंस सब क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये भी ड्यूअल इफेक्ट के हिसाब से ही बनता है कि नहीं। कि ये ट्रायल बैलेंस वो बिजनेसमैन के लिए एक तरह से इजी पार्ट होता है कि इसी ट्रायल बैलेंस पर से फिर फाइनल अकाउंट तैयार कर सके। वो ट्रायल बैलेंस का मेन मकसद ही यही होता है कि इस पर से फिर फाइनल अकाउंट तैयार करना। अगर ट्रायल बैलेंस तैयार हो ना हमारे पास तो उस पर से फाइनल अकाउंट ईजी तैयार होते हैं। नहीं तो अगर ये ट्रायल बैलेंस नहीं तैयार करें, सीधा इस अगर इन पर से अगर हम लोग फाइनल अकाउंट लिखने बैठें डायरेक्टली, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जब आप फाइनल अकाउंट सीखोगे ना तब ये बात पता चलेगी। तो अभी हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। और ये शॉर्ट और सिंपल ऐसे बनाते हैं कि आपको बुक में क्वेश्चन वाइज, अब क्वेश्चन वाइज देखें जो आपके एग्ज़ाम वाइज आता है। प्रैक्टिकली तो हर एक बिजनेस में अलग अलग होता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम वाइज अगर देखें तो आपको सभी लेजर के बैलेंस दिए हुए होंगे। क्वेश्चन में सबके बैलेंस दिए गए होंगे और उस बैलेंस पर से कौन सा बैलेंस डेबिट में आएगा कौन सा बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बस वही आपको क्लासिफाई करना है। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, इसका मतलब क्या कि सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन करना है, कौन सा डेबिट में कौन सा क्रेडिट में, कोई सम काउंट करना नहीं है। आपको ट्रायल बैलेंस आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बहुत ईजी वे में दिया हुआ है। प्रैक्टिकली तो जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर पोस्टिंग, फिर लेजर पोस्टिंग को क्लोज करते हैं ना, जैसे आपने आगे वाले चैप्टर में देखा था, चैप्टर 9 में, कि लेजर पोस्टिंग को क्लोज करके फिर जो उसका बैलेंस ढूंढा जाता है ना, फिर वो हर एक बैलेंस यहाँ ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, बराबर। लेकिन अभी आपको कोई ऐसा बैलेंस ढूंढने की ज़रूर नहीं है। अभी आपको कोई बैलेंस नहीं ढूंढनी है, आपके टेक्स्ट बुक में सब बैलेंस दिए हुए हैं। ट्रायल बैलेंस में फ़िलहाल आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन, कि कौन सी चीज़ें डेबिट में आएगी कौन सी चीज़ें क्रेडिट में आएगी। कि जैसे कि कैपिटल, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट में ही आता है, उसे क्रेडिट में लिखना, बराबर। जैसे कि परचेस, तो परचेस हमेशा डेबिट में ही आता है, उसे डेबिट में लिखेंगे, बराबर। तो सिर्फ क्या करना है अभी आपको, क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के हिसाब से। और ट्रायल बैलेंस बनाने की दो मेथड है आपकी बुक में। ट्रायल बैलेंस बनाने की दो मेथड है, जिसमें एक आती है टोटल मेथड और एक आती है बैलेंस मेथड। सिर्फ ये समझो टेबल बनाने की मेथड अलग है, बाकी अंदर अमाउंट और डेबिट क्रेडिट सेम ही लिखने हैं। टोटल मेथड में फॉर्मेट ऐसे बनता है कि नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ LF मतलब लेजर फोलियो नंबर, क्योंकि लेजर पर से ही हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो ये लेजर फोलियो नंबर LF, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, बराबर। तो आपको नॉर्मल होगा ही कि जैसे टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ होगा परचेस, तो भाई परचेस 10,000 रुपये, भाई साल के एंड में परचेस 10,000 है, बैलेंस इतना है, बराबर ना। साल के एंड में लेजर का जो बैलेंस होता है वही ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं ना।
तो समझो साल के एंड में परचेस 10,000 रुपये है, तो सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस में इतना लिखना है कि यहाँ नेम ऑफ अकाउंट में परचेस अकाउंट, और परचेस कहाँ पे आता है वो खाली याद करना है। तो परचेस कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है ना, तो डेबिट में लिख दो 10,000 रुपये। ये हो गई एंट्री। ऐसी सिंपल एंट्रीज करनी है। समझो आपको दिया हुआ हो कैपिटल, समझो आपको दिया हो कैपिटल, तो यहाँ पे लिख दो पहले कैपिटल अकाउंट, और फिर कैपिटल कौन सी साइड आता है, डेबिट या क्रेडिट, तो क्रेडिट में आता है, तो कैपिटल क्रेडिट में लिखो। समझो कैपिटल है 20,000, तो वो 20,000 क्रेडिट में, बराबर ना। तो ऐसे ही आपको ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। टेक्स्ट बुक में आपको सब नाम दिए गए होंगे, आपको वो नाम लिखते हुए खाली लिखना है कौन सा डेबिट में कौन सा क्रेडिट में। ये हुई टोटल मेथड। और ऐसे ही लिख सकते हो आप बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में सिर्फ टेबल अलग होगा, मेथड नहीं है, सिर्फ टेबल ही खाली अलग बनाते हैं, बाकी लिखने के रूल्स तो वही। कि जैसे बैलेंस मेथड में दो पार्ट कर देते हैं, इस साइड होता है डेबिट बैलेंस और यहाँ उसकी अमाउंट, यहाँ होता है क्रेडिट बैलेंस और यहाँ उसकी अमाउंट। मतलब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, अगर आपको वही क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि भाई परचेस लिखना है, परचेस 10,000 रुपये, तो पहले डिसाइड कर लो परचेस कौन सी साइड आता है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो परचेस आता है डेबिट में। परचेस कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, तो यहाँ डेबिट में आकर लिखें। यहाँ डेबिट साइड पे लिख दे परचेस अकाउंट, और डेबिट में समझो 10,000 रुपये। इसमें ऐसे लिखा ना, यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखा है, इसमें यहाँ डेबिट क्रेडिट, रूल्स तो वही आएंगे। फिर समझो कैपिटल दिया हुआ हो कि कैपिटल 20,000 का है, तो कैपिटल कहाँ आता है, डेबिट में या क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आता है, तो कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे। ये कैपिटल अकाउंट भाई समझो 20,000 रुपीज़। ऐसे जो डेबिट में आए वो डेबिट में लिखो, जो क्रेडिट में आए वो क्रेडिट में लिखते जाओ। ये बैलेंसिंग मेथड, बराबर ना। और ये है हमारी टोटल मेथड। इसमें भी वैसे ही ना, सब नाम लिख दो, फिर उसकी अमाउंट जो डेबिट में आती हो डेबिट में लिखो, जो क्रेडिट में आती हो क्रेडिट में लिखो। तो आप ट्रायल बैलेंस दोनों में से कोई भी मेथड से बना सकते हो, जो मेथड आपको इजी लगे। चैप्टर में फ़िलहाल 2 क्वेश्चंस हैं, 2 मेन क्वेश्चंस हैं। वो दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में इस मेथड से करता हूँ, एक क्वेश्चन में इस मेथड से करूँगा, बराबर। आप लोगों को जो मेथड से करना हो आप वो मेथड से कर सकते हो, भले दोनों इससे करो या दोनों ये मेथड से करो, ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे, बराबर है। और अब चैप्टर का मेन पॉइंट कि डेबिट और क्रेडिट पहचानना कैसे है। मतलब इस चैप्टर में सम करना है तो खाली क्लासिफिकेशन ही करना है ना, और कुछ तो सम करना नहीं है। क्लासिफिकेशन करके मेन पॉइंट ये कि डेबिट में जो भी चीज़ें लिखी और क्रेडिट में जो भी चीज़ें लिखी, उनका टोटल, डेबिट और क्रेडिट का टोटल वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इसमें भी डेबिट में जो भी या क्रेडिट में जो भी लिखो यहाँ पे, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है मतलब आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट है, अगर वो इक्वल नहीं है मतलब आपने डेबिट या क्रेडिट क्लासिफिकेशन करने में मिस्टेक कर दिया। समझ आ रही है बात। तो वो मिस्टेक ना हो ना, तो इसलिए मैंने डेबिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और क्रेडिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसका सिंपल क्लासिफिकेशन कर दिया है। एक्चुअली अगर अभी तक आपने प्रॉपर अकाउंट कर लिया हो ना, या आगे के चैप्टर्स अगर आपके क्लियर होते ना, माइंड में एकदम क्लियर हो ना, तो डेबिट एंड क्रेडिट आपको इजीली याद रहते ही रहते हैं। जर्नल एंट्रीज में जो रूल्स आते हैं, कौन सी चीज़ डेबिट में लिखो कौन सी चीज़ क्रेडिट में लिखो, वही रूल्स तो इसमें भी हैं। जो हमारे क्या कहते हैं अकाउंट के गोल्डन रूल्स जो सेकंड चैप्टर से सीखते आ रहे हैं, वही रूल्स तो इसमें भी अप्लाई करने हैं, बराबर। लेकिन फिर भी सिंपल वे में कि सिंपल वे में डेबिट और क्रेडिट को यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया कि जैसे डेबिट में देखो तो ड्राइंग्स वो हमेशा डेबिट में ही आती है। ड्राइंग्स मतलब जो पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी लेके जाते हैं, पर्सनल यूज़ की कोई भी चीज़ें, तो वो कहाँ पे आती है, ड्राइंग्स में, वो डेबिट में ही। या डेप्टर्स, डेप्टर्स मतलब जिनसे हमें पैसे लेने हैं, जिनको हमने सेल किया था और जिनसे पैसे लेने हैं अभी, वो डेप्टर्स, तो डेप्टर्स भी हमेशा डेबिट में ही आते हैं, बराबर ना। उसके बाद रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब भी जिन जिन से पैसे लेना बाकी है, जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम हो ना, आउटस्टैंडिंग इनकम,
मतलब जिनसे पैसे लेना बाकी है, रिसीवेबल्स, वो भी डेबिट में आता है। बराबर, हर एक का नाम पढ़ के ध्यान रखना कि अगर वो रिसीवेबल है, इनसे पैसे लेना बाकी है, तो वो डेबिट में। या तो कैश और बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस वो हमेशा डेबिट में ही आते हैं। या परचेज हमेशा डेबिट में आता है। सेल, रिटर्न, एसेट्स, कोई भी तरह की एसेट हो ना, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कोई भी तरह की जो है वो एसेट्स हैं, सभी तरह की एसेट्स वो डेबिट में ही आती हैं। एंड कोई भी तरह के एक्सपेंस या लॉस, एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस मतलब कि जैसे कि सैलरी दी है, रेंट दिया, कमीशन दिया, डिस्काउंट दिया, ऐसे कोई भी तरह के एक्सपेंस जो हमने दिए हैं, खर्चे हुए, तो वो एक्सपेंस या लॉस वो सब डेबिट में। और स्टॉक, स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक अगर दिया हो तो वो डेबिट में, खाली स्टॉक लिखा हो या ओपनिंग स्टॉक लिखा हो तो वो डेबिट में। बराबर। और इन्हीं सब का अपोजिट वो क्रेडिट में, कि जैसे कि कैपिटल, कैपिटल मतलब जो घर से पैसे लेके आए तो वो कैपिटल आता है क्रेडिट में। बराबर ना। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमें पैसे देने हैं, जिनको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर, जिनसे परचेज किया होगा ना तो उनको पैसे देने होंगे तो वो क्रेडिटर, वो भी क्रेडिट में आएंगे। इसके अलावा पेबल्स, पेबल्स मतलब भी जिनको पे करने हैं, जिनको पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको पैसे देना बाकी है वो सब पेबल्स, वो भी यहाँ पर। बैंक ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें काफ़ी बार मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट। बैंक बैलेंस है तो वो डेबिट में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने उधार लिए हुए हैं, बराबर ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट वो क्रेडिट में आता है। ओके। इसके अलावा सेल वो भी क्रेडिट में, परचेस रिटर्न वो क्रेडिट में, ये है ना, परचेस डेबिट में तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में। वैसे ही अगर सेल क्रेडिट में तो सेल रिटर्न डेबिट में। ठीक है। फिर लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ मतलब जो भी हमें पे करना बाकी है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि भाई किसी को सैलरी देना बाकी है, या आउटस्टैंडिंग रेंट, जिसको भी अगर हमें रेंट देना बाकी है, वो सब लायबिलिटीज़, जो भी चीज़ें हमें देना बाकी हो वो सब लायबिलिटीज़ होती हैं, तो वो लायबिलिटीज़ भी सब क्रेडिट में। या कोई भी तरह की इनकम या गेन्स, कोई भी तरह की इनकम हो, जैसे रेंट मिला, कमीशन मिला, तो जो भी इनकम होती है ना वो सब क्रेडिट में। या तो स्टॉक में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो तो वो क्रेडिट में, ये चीज़ ध्यान देना। ओपनिंग स्टॉक हो ना तो वो डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक हो ना तो वो क्रेडिट में। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ है ना, या गुड्स ऑफ स्टॉक या सिर्फ स्टॉक, तो वो डेबिट में ही, वो क्रेडिट में नहीं। बराबर, वो डेबिट में ही। लेकिन अगर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक तो वो क्रेडिट में। ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट के ये इतने रूल्स याद रखो, फिर आपके सम में जो क्लासिफिकेशन हो ना तो क्लासिफिकेशन इसके हिसाब से करेंगे हम लोग। बराबर। तो ये क्वेश्चंस, ये जो है वो रूल्स पहले अच्छी तरह से लिख लो। तो आपकी एक्सरसाइज का, फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। चलो देखो कि अब हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक का जो है वो क्वेश्चन देखें। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण पटेल एज ऑन 31/3/16। 31/3 पता है ना, मार्च एंडिंग होता है जब हम लोग अकाउंट लिखते हैं, अकाउंट का जो है वो आखिरी दिन, पूरे साल का हिसाब किताब इस दिन पे करते हैं। तो ये मार्च एंडिंग है 31/3। भाई उस दिन पे नीचे टेबल में आपको सब इन्फॉर्मेशन दी गई है और उस पर से ट्रायल बैलेंस बनाना है हमें। बराबर। तो देखो नीचे सब ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, नेम ऑफ अकाउंट और अमाउंट, ये सब लिखा हुआ है कि नहीं आपके टेक्स्ट बुक में। देखो साथ में कि जैसे ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, सेल्स, रिपेयरिंग, टैक्स, लैंड बिल्डिंग, ये सब लिखा हुआ है ना। बराबर। तो ये सबको आपको सिर्फ क्लासीफाई करना है कि कौन सी चीज़ डेबिट में आएगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट में आएगी। ये रूल्स भी बताए उसके हिसाब से, बराबर ना। तो उनके हिसाब से सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है। और वही ट्रायल बैलेंस बनाने की 2 मेथड ना, भले आप टोटल मेथड से भी बना सकते हो और बैलेंसिंग मेथड से भी बना सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है वो मैं टोटल मेथड से कर रहा हूँ कि टोटल मेथड में ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ तक है, ये नहीं है, ये आधा।
ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे कि जहाँ ऊपर नाम लिख देंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री प्रवीण पटेल, ऐसे लिखता है ना, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री प्रवीण पटेल, उसका नाम। यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, बराबर। नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो आपको क्या करना है, जो भी ये नाम दिए हुए हैं ना, वो सभी नाम एक एक करके लिखते जाओ, और उसमें कौन सा डेबिट में आएगा कौन सा क्रेडिट में आएगा उसकी अमाउंट लिखना, बस। क्लासिफिकेशन और कुछ भी नहीं। बस ये ध्यान रखना कि एंड में टोटल इक्वल होना चाहिए, बराबर ना, एंड में टोटल इक्वल होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो मतलब आपका सम करेक्ट है। कि जैसे लिखते जाए ना, एक एक करके एंट्री करते जाएं, कि जैसे कि देखो सबसे पहला दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो ये रूल्स में मैंने लिखवाया था कि ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है। कितना दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, 7440 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट में जाके लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, और डेबिट में लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है ना, तो वो डेबिट में लिख देंगे 7440, यह हो गया, बराबर। ऐसे ही बस डेबिट क्रेडिट लिखना है। फिर जैसे दूसरा दिया हुआ है वेजेस, तो वेजेस क्या है, तो वेजेस हमारे एक्सपेंसेस हैं। वेजेस मतलब मजूरी, वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। तो एक्सपेंस भी कहाँ पे होता है, डेबिट में। तो मतलब यहाँ पे दूसरा लिख दो वेजेस, दूसरा नाम लिख दो वेजेस अकाउंट, साथ में अकाउंट रखेंगे। कितना दिया हुआ है अमाउंट, तो अमाउंट दिया हुआ है 4000 रुपीज़, तो यहाँ डेबिट में लिख दो 4000 रुपीज़, है ना, सिंपल। उसके बाद सेल्स, तो सेल्स दिया हुआ है 48,000, तो सेल्स कहाँ पे आता है, सेल्स आता है क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में आता है। तो यहाँ पे उसके नीचे लिख दो सेल्स अकाउंट, और क्रेडिट में लिख दो 48,000 रुपीज़, बराबर। आ रही है समझ में बात है। उसके बाद दिया हुआ है रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग क्या है, रिपेयरिंग हमारा एक्सपेंस है, खर्चा हुआ ना रिपेयरिंग, कि रिपेयरिंग दिया हुआ है 800 रुपीज़, तो मतलब उसके नीचे यहाँ रिपेयरिंग लिख दो, रिपेयरिंग, और डेबिट में लिख दें 800 रुपीज़, एक्सपेंस है ना, तो डेबिट में लिखो। जो डेबिट में आता है डेबिट में, क्रेडिट में आता है क्रेडिट में, बस यही रूल ध्यान रखने हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। ये आपका सम हो गया, ट्रायल बैलेंस बन गया आपका, बहुत ईजी है। रिपेयरिंग के बाद टैक्स, तो टैक्स भी हमारा एक्सपेंस है, तो वो भी डेबिट में आएगा। तो टैक्स कितना दिया हुआ है 600 रुपीज़, तो रिपेयरिंग के नीचे लिख सकते हैं टैक्स 600 रुपीज़, ओके। ये टैक्स हो गया। उसके बाद लैंड बिल्डिंग, तो लैंड बिल्डिंग हमारी एसेट कहलाती है, ये हमारी एसेट है, संपत्ति है, तो वो भी डेबिट में आता है। लैंड बिल्डिंग दी गई है 2400, तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर लैंड बिल्डिंग, बराबर। यहाँ अकाउंट लिखेंगे, टैक्स अकाउंट, लैंड बिल्डिंग अकाउंट 2400, वो डेबिट में आएगा ना, लैंड बिल्डिंग एसेट है इसीलिए, तो वो भी डेबिट में लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ है प्लांट मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीन्स वो भी हमारे एसेट्स में आता है, वो भी एसेट्स है हमारी मशीनरी। ये सब रूल्स इसलिए मैंने बताया कि हमने सेकंड चैप्टर में ये सब रूल्स देखे थे, बस वही रूल्स यहाँ पे करने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो प्लांट मशीनरी दी गई है 3000 रुपीज़, तो वो भी यहाँ पर लिखेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3000 रुपीज़, बराबर। हैंड राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, आप ध्यान देना, रूल्स में ध्यान देना। उसके बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लिखा ही हुआ है एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस कहाँ पर आते हैं, डेबिट में। बस ये रूल्स माइंड में रखना अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिए हुए 920, तो यहाँ पे लिख दें कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 920 रुपीज़, ओके। उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल 16,000, तो कैपिटल कहाँ पे आता है, क्रेडिट में, क्रेडिट में आता है कैपिटल, तो उसके नीचे नाम तो लिख दो कैपिटल, कि कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट में लिखेंगे 16,000 रुपीज़, बराबर। आ रहे हैं समझ में। उसके बाद ऑफिस सैलरी, तो ऑफिस सैलरी, सैलरी है तो सैलरी क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना हमारा, तो वो भी डेबिट में आएगा ना। ऑफिस सैलरी कितनी 1000 दी गई है, तो यहाँ पे लिख दें ऑफिस सैलरी
कि ऑफिस सैलरी और डेबिट में लिख दें 1000, एक्सपेंस है ना तो डेबिट में लिखेंगे 1000, बराबर। ऑफिस सैलरी के बाद पेटेंट 400 के पेटेंट, तो पेटेंट हमारी एसेट होती है। जब आप कोई अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हो ना कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट और कहीं पर भी नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट का नाम रजिस्टर करवा देते हो, ये आपकी पेटेंट बना देते हो कि भाई ये प्रोडक्ट सिर्फ मैं बनाता हूँ और कोई नहीं बनाएगा। अगर और कोई बनाएगा तो पहले मुझसे परमिशन लेगा, बराबर, तो उसे पेटेंट कहते हैं। भाई ये सिर्फ मेरा प्रोडक्ट है और कोई नहीं। जैसे साइंटिस्ट अपना कोई नया क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया फिर इन्वेंशन करते हैं, अपने लिए अपनी कोई चीज़ नई बनाते हैं जो पहले कभी नहीं बनी हुई, तो उनके नाम का पेटेंट होता है कि ये चीज़ इसने बनाई है। वैसे ही बिजनेसमैन भी अगर कोई नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उनके नाम का पेटेंट बनता है। तो ये पेटेंट वो हमारी एसेट कहलाती है, और एसेट है तो इसलिए पेटेंट भी कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। तो दिखा हुआ है ना पेटेंट 400 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद पेटेंट के पेटेंट और डेबिट में 400। अब कंटिन्यू ही करना, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ बनाया है कि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखते जाएंगे, बराबर। आप कंटिन्यू ही लिखना है इसके बाद। तो पेटेंट के बाद है बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस कहाँ पे आता है, तो कैश और बैंक बैलेंस वो हमेशा डेबिट में ही आता है। तो जैसे बैंक बैलेंस दिया हुआ है 1800, तो बैंक बैलेंस अकाउंट कितना 1800, बराबर ना। यहाँ पे भी सब में अकाउंट लिखना, मैं भी भूल जा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो बैंक बैलेंस अकाउंट 1800 डेबिट में ना। उसके बाद दूसरी साइड पे जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में बैंक लोन, तो देखो लोन वो हमारी लायबिलिटी होती है। कोई भी लोन हो, बैंक से लोन ली है, दोस्त से ली है, किसी और से लोन ली है, लोन मतलब लायबिलिटी, हमारी जवाबदारी, हमें पैसे चुकाने हैं। फिर लोन मतलब उधार लिया है ना हमने, किसी से भी उधार लिया है मतलब उसको पैसे फिर देने हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। लोन हमेशा इसमें आएगी, ध्यान रखना। और लायबिलिटी कहाँ पे, क्रेडिट में। तो मतलब जो बैंक लोन ली है हमने वो कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बैंक लोन कितना है 1760 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक लोन अकाउंट, और क्रेडिट में लिखेंगे 1760 रुपीज़। ओके। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज का मतलब कहलाता है गाड़ी भाड़ा, वो एक्सपेंस है हमारा। इनवर्ड मतलब कोई चीज़ परचेस करते हो, कोई चीज़ ले आते हो, तो उसके ऊपर जो गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है वो कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। कितना दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड 1200 रुपीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कैरेज इनवर्ड अकाउंट 1200 रुपीज़, बराबर। डेबिट क्रेडिट ही लिखना है ना, सिर्फ क्लासिफिकेशन ही करना है। उसके बाद परचेस 30,000, तो परचेस कहाँ पे आता है, डेबिट में ही आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे परचेस अकाउंट, और डेबिट में लिख देंगे 30,000 रुपीज़, बराबर। परचेस के बाद दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, तो देखो ये भी कैरेज मतलब एक्सपेंस ही है। आउटवर्ड का मतलब जब हम कोई चीज़ बाहर भेजते हैं, मतलब कि सेल करते हैं, तब उस वक्त जो गाड़ी का भाड़ा हमें देना पड़ता है वो कैरेज आउटवर्ड। तो है तो वो भी एक्सपेंस ही, तो वो भी कहाँ पे आएगा, डेबिट में ही आएगा, बराबर। कैरेज आउटवर्ड 600 रुपीज़, वो भी डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दें कि कैरेज आउटवर्ड अकाउंट 600 रुपीज़, वो भी डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड के बाद डेप्टर्स, तो यहाँ मैंने बताया डेप्टर्स जिनसे पैसे लेने हैं हमें, तो वो डेप्टर्स कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो ये डेप्टर्स दिए हुए 8000, वो भी डेबिट में, कि यहाँ पर डेप्टर्स अकाउंट 8000 रुपीज़, बराबर। उसके बाद है कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस भी लिखवाया ना, कैश बैलेंस कहाँ पे आता है, डेबिट में ही। तो यहाँ पे लिख दें फिर से कैश बैलेंस अकाउंट, भाई कैश अकाउंट या कैश बैलेंस अकाउंट कितना है 80 रुपीज़ दिया हुआ है, तो डेबिट में लिख दें 80 रुपीज़। ओके। उसके बाद लूज टूल्स मतलब कोई छुट्टक सामान,
कैसे कोई शॉप पे हथौड़ी पड़ी हुई है या कोई दूसरा ऐसे ही कोई छुटक टूल्स पड़े हुए हैं, तो ये सब टूल्स वो हमारी एसेट कहलाता है। ये एसेट है ना, हमारी संपत्ति है, हमारी चीज़ें हैं, तो वो एसेट हुआ हमारा। और एसेट कहाँ पे आता है? डेबिट में। तो लूज टूल्स वो कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। लूज टूल्स कितने दिए हुए हैं? 720 रुपीज़ के। तो यहाँ पे लिख दें लूज टूल्स अकाउंट 720 डेबिट में। ओके। उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स 3200। तो क्रेडिटर्स कहाँ पे आता है? क्रेडिटर क्रेडिट में। क्रेडिटर मतलब जिनको हमें पैसे देने हैं, बराबर ना, जिनको पैसे देने हैं तो वो क्रेडिटर्स है कि नहीं। तो क्रेडिटर्स यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। कितने दिए हुए हैं क्रेडिटर्स? तो 3200 रुपीज़। तो 3200 क्रेडिटर्स। उसके बाद है सन्ड्री इनकम्स। सन्ड्री मतलब कोई छोटी मोटी इनकम। तो कोई भी तरह की इनकम हो, कोई भी तरह की इनकम, उसे कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये सन्ड्री इनकम भी क्रेडिट में 240 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सन्ड्री इनकम अकाउंट 240 रुपीज़। ओके, ऐसे आएगा। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर तो फर्नीचर क्या हुआ? हमारी एसेट हुई। फर्नीचर हमारी एसेट है, और एसेट कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में। एसेट डेबिट में लिखते हैं। तो ये ऑफिस फर्नीचर 240 वो भी डेबिट में लिखेंगे कि ऑफिस फर्नीचर अकाउंट 240 वो भी डेबिट में, बराबर। और उसके बाद गुडविल। तो गुडविल भी हमारी एसेट कहलाती है। गुडविल मतलब जो हमारे क्या कहते हैं, हमारी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस के नाम की वजह से जो बिजनेस की वैल्यू क्रिएट होती है वो बिजनेस की गुडविल कहलाती है। और गुडविल भी कहाँ लिखा जाता है? तो एसेट है वो हमारा, डेबिट में लिखा जाता है। तो जो गुडविल है ना, कितनी? 6000 रुपीज़। तो वो गुडविल यहाँ पे लिखेंगे कि गुडविल अकाउंट कितना? डेबिट में 6000 रुपीज़। ये हो गया ना सब। अब सब हो जाए तो यहाँ आखिरी में लिख देते हैं टोटल, बराबर। सब हो गया तो यहाँ पर जो है वो ये टोटल, और टोटल में किसका? तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल। बस ये सम हो गया, इतना सा ही तो सम है, बस डेबिट और क्रेडिट का क्लासिफिकेशन करना था। अब डेबिट साइड में जो जो अमाउंट है यहाँ पे ये सब, उन सब का टोटल करो, और क्रेडिट साइड पे जो जो अमाउंट है उन सब का टोटल करो। अगर दोनों का टोटल इक्वल बैठ जाए ना, अगर दोनों का टोटल इक्वल आ जाए तो मतलब समझो आपका सम करेक्ट है। अब जैसे यहाँ पे अगर दोनों साइड का टोटल करें ना हम लोग, कि ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो आप टोटल करके देखना, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 69,200। आखिरी में से 2 लाइन कर देंगे 69,200, कि ये दोनों का टोटल आ गया। मतलब ये अगर दोनों का टोटल इक्वल बैठ जाए ना, दोनों का टोटल इक्वल आ गया, मतलब आपका सम करेक्ट है। समझ आई ना बात? सिंपल है ना एकदम, बराबर। सिंपल है कि नहीं? ट्रायल बैलेंस के सभी नाम लिखते जाओ और खाली ये रूल्स के हिसाब से क्लासीफाई करो कि कौन सा डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा। क्लियर? समझ आई बात? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखा ना, अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी देखे, बराबर। चलो देखो कि अब इसमें हमारी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 4 देखा ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 उसमें भी लिखा हुआ है ना कि ये इन्फॉर्मेशन से श्री ब्रिजमोहन का ट्रायल बैलेंस हमें तैयार करना है। तो ऊपर हम लोग अगर हेडिंग लगाएं ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री ब्रिजमोहन, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उसे भी ट्रायल बैलेंस में सिर्फ क्लासीफाइड करना है कि कौन सा डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 वो हमने टोटल मेथड से किया ना, टोटल मेथड से। अब ये तैयार करते हैं बैलेंस मेथड से, ठीक है ना। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको दोनों सम टोटल मेथड से करने हैं, दोनों सम बैलेंस मेथड से करने हैं तो भी कर सकते हो, दोनों करेक्ट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। सिर्फ लिखने का ढंग अलग है ना, रूल्स तो वही अप्लाई होंगे उसमें। तो अब ये बैलेंस मेथड से तैयार कर रहे हैं तो इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। उसमें एक ही पार्ट था ना, फिर आखिरी में डेबिट क्रेडिट लिखते थे टोटल मेथड में, जबकि इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल बीच में 2 पार्ट। यहाँ पर डेबिट बैलेंस, LF और अमाउंट,
यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, LF और अमाउंट, मतलब जो भी नाम दिए हैं ना वो पहले ही आपको क्लासिफाइड करना है कौन सा डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में नाम आएगा। पहले टोटल मेथड में सभी नाम लिख देते थे, फिर अमाउंट लिखते थे जो डेबिट में या क्रेडिट में। इसमें नाम ही आपको डेबिट या क्रेडिट में क्लासिफाइड करने, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट के रूल्स तो वही जो रूल्स हमने यहाँ पे देखे हैं, वही रूल्स। तो देखो जैसे कि इसमें दिया हुआ है वो भी लिखते जाए ना। सबसे पहली अमाउंट दी गई है ओपनिंग स्टॉक 7800, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? डेबिट में। तो डेबिट साइड पे लिखो कि यहाँ जो डेबिट साइड है वहाँ पे लिख दो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 7800 रुपीज़, ओके। उसके बाद दिया हुआ है फ्री होल्ड एसेट्स 15,000, तो फ्री होल्ड एसेट्स वो भी एसेट्स ही कहलाई। फ्री होल्ड मतलब भी कोई छुटक पड़ी हुई हमारी एसेट्स है ना, छोटी मोटी एसेट्स, तो वो फ्री होल्ड एसेट्स 15,000 वो भी एसेट है, वो भी यहाँ पे लिखें कि फ्री होल्ड एसेट्स अकाउंट 15,000 रुपीज़, ओके। उसके बाद दिया हुआ है सन्ड्री डेप्टर्स, तो डेप्टर्स सन्ड्री मतलब छोटे मोटे, डेप्टर्स है ना, तो डेप्टर्स कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में ही। तो सन्ड्री डेप्टर्स दिए हुए हैं 6,000 रुपीज़, वो भी डेबिट में लिखेंगे कि सन्ड्री डेप्टर्स, डेप्टर्स अकाउंट 6,000 रुपीज़, बराबर। उसके बाद दिया हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एक्सपेंस, तो वो भी कहाँ पे आता है? डेबिट में। तो फैक्ट्री एक्सपेंस 800, तो वो हमारे एक्सपेंस है, तो वो भी यहाँ पे लिखें फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट 800 रुपीज़, ओके। फैक्ट्री एक्सपेंस। उसके बाद दिया हुआ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेस किया है, तो चलो कोई भी परचेस हो, परचेस कहाँ पे आएगा? डेबिट में। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितने दिए हुए हैं? 7,500, तो वो भी डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना? तो 7,550, यही है ना, 7,500, आई एम सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है 7,500 रुपीज़, ओके। उसके बाद दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री रेंट 700, कुछ भी नहीं ना, तो मतलब फैक्ट्री रेंट हमारा एक्सपेंस है। अगर लिखा होता ना रेंट रिसीव्ड, मतलब रेंट मिला है, तो वो हमारी इनकम कहलाती। यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है फैक्ट्री रेंट, तो इसका मतलब वो हमारा एक्सपेंस है, हमने पे किए होंगे रेंट के, और एक्सपेंस कहाँ पे होंगे? डेबिट में। तो ये जो फैक्ट्री रेंट दिया हुआ है 700, वो भी डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे लिख दें फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट अकाउंट कितना? तो 700 रुपीज़, ओके। उसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड, देखो डिस्काउंट अलाउड का मतलब हमने डिस्काउंट दिया, मिला नहीं है, डिस्काउंट दिया है हमने, मिला होता तो लिखा होता डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ अलाउड मतलब डिस्काउंट दिया है, और दिया मतलब वो हमारा एक्सपेंस हो गया, हमने डिस्काउंट दिया मतलब हमारा एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में ही ना। डिस्काउंट अलाउड 400 रुपीज़ दिए हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर लिखें, डेबिट साइड पे लिखें कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 400 रुपीज़, ओके। डिस्काउंट अलाउड के बाद फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 2,000 रुपीज़ के, तो क्रेडिटर्स कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट में। तो अब क्रेडिट साइड पे वो लिखें कि सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 2,000 रुपीज़, बराबर ना। जो डेबिट में थे वो सब डेबिट साइड पे लिख रहे थे, क्रेडिट है तो उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब क्रेडिटर्स के बाद दूसरा दिया हुआ है उसमें बैड डेब रिजर्व, तो बैड डेब रिजर्व 150। अब ये रिजर्व, तो रिजर्व मतलब ध्यान रखो बेटा, रिजर्व का मतलब ये कहलाता है कि हमने फ्यूचर में होने वाले कुछ खर्चों के लिए पहले ही थोड़े से पैसे अलग करके रखे हैं। रिजर्व करना मतलब क्या? कि उसे पहले ही थोड़े अलग करके रख देना, उसे रिजर्व कहते हैं। भाई फ्यूचर में क्या पता ये खर्चा हो तो, और उस वक्त हमसे पैसे न निकले तो
तो इसलिए पहले ही थोड़े से पैसे अलग करके रख देते हैं, वो रिजर्व होता है। और रिजर्व वो हमेशा हमारी लायबिलिटी होती है। ये रूल ध्यान दे देना, यहाँ पे नया आया और माइंड में रखना, कोई भी रिजर्व हो ना, कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड, फंड मतलब भी जो पैसे हम लोग अलग करते हैं वो सब लायबिलिटी होती है, क्योंकि फ्यूचर में वो किसी ना किसी को देने ज़रूर हैं, इसलिए हम लोग पैसे वो पहले ही अलग कर रहे हैं। तो कोई भी रिजर्व वो हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट में, बराबर ना, क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो ये जो दिया हुआ है ना बैड डेब रिजर्व 150, वो भी क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दें कि बैड डेब रिजर्व अकाउंट, बैड डेब रिजर्व अकाउंट 150 रुपीज़, ओके। फिर उसके बाद दिया हुआ है कमीशन पेड 500। कमीशन पेड, पे की मतलब हमने दी ना, अगर पे की है मतलब वो एक्सपेंस है हमारा, हमने कमीशन दी, हम वो एक्सपेंस है। कमीशन पेड 500 रुपीज़ एक्सपेंस, तो वो डेबिट में, तो वो यहाँ पे लिख दें कमीशन पेड, कमीशन पेड अकाउंट कितना? 500 रुपीज़, वो यहाँ लिख दें, बराबर ना, ये कमीशन पेड। उसके बाद दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस 750, तो ऑफिस एक्सपेंस ये भी लिखा हुआ है ना एक्सपेंस ही 750, तो वो भी कहाँ पे आएगा? एक्सपेंस, डेबिट साइड पे, तो वो भी लिख दें हम लोग ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, के ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 750 रुपीज़, बराबर। ऑफिस एक्सपेंस हो गया। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 100, ये भी एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस भी डेबिट में ही, कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट 100 रुपीज़, ओके। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस वो भी कहाँ पे आता है? डेबिट में ही आता है, तो वो भी यहीं पे लिख दें बैंक बैलेंस, कि बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है? तो 420 रुपीज़, तो बैंक बैलेंस यहाँ पे लिख दें 420, ओके। बैंक बैलेंस के बाद लोन बोरोड, लोन बोरोड मतलब कि भाई उधार लिए हमने, किसी से लोन लिया है हमने, तो किसी से भी लोन लेते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटी। पहले भी बताया था ना, कोई भी अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो हमारी लायबिलिटी है, और उसे कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट में, कि जैसे लोन बोरोड दिया हुआ है 3000 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख दें क्रेडिट साइड पे लोन बोरोड अकाउंट 3000 रुपीज़, बराबर। लोन बोरोड के बाद दिया हुआ है नेट सेल 33,000 रुपीज़, नेट सेल, तो सेल मतलब यहाँ पे ना क्रेडिट साइड पे, नेट सेल 33,000, तो वो क्रेडिट पे लिख दें कि नेट सेल्स अकाउंट, नेट मतलब टोटल, भाई टोटल इतने पूरे साल में हमने सेल की है 33,000 रुपीज़, भाई सेल का बैलेंस आखिरी का है, बराबर ना। जो सेल का लेजर बनाते हैं ना हम लोग, तो लेजर में आखिरी का बैलेंस, पूरे साल में जो भी सेल किया, सेल रिटर्न किया या कुछ भी, वो आखिरी का बैलेंस अभी 33,000 रुपीज़ है, ओके। उसके बाद अमाउंट दी गई है प्लांट मशीनरी 4,500, तो प्लांट मशीनरी हमारी क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है, तो उसे डेबिट में लिखेंगे, बराबर। तो प्लांट मशीनरीज यहाँ डेबिट में लिख दें कि प्लांट मशीनरी अकाउंट कितनी दी गई है? 4,500, तो प्लांट मशीनरी में लिखें 4,500 रुपीज़, बराबर। उसके बाद वेजेस 1,000, तो वेजेस भी हमारा एक्सपेंस है, वेजेस हमारा एक्सपेंस कहला है, वो भी डेबिट साइड पे, तो वो वेजेस लिख दें कि वेजेस अकाउंट 1,000 रुपीज़। अब यहाँ मेरी स्पेस ख़त्म हो गई, बराबर ना, यहाँ पे सब लिख सकते हैं ना, आगे भी डेबिट में और भी चीज़ें आएगी। वेजेस के बाद कैरेज इनवर्ड 50 रुपीज़, तो कैरेज इनवर्ड भी हमारा एक्सपेंस है। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आगे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा आएगा ही नहीं, फिर टोटल नहीं, तो मैं बताते जा रहा हूँ, आप बुक में लिखते जाओ कौन सा डेबिट में कौन सा क्रेडिट में, ओके। इस रूल के हिसाब से ही ना, समझ आ रहा है ना, इनके हिसाब से ही, बराबर। तो आगे लिखते जाओ, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड वो हमारा एक्सपेंस है, तो वो डेबिट में लिखेंगे 90 रुपीज़, ठीक है, डेबिट साइड पे लिखेंगे कैरेज इनवर्ड। उसके बाद दिया हुआ है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी मतलब क्या?
रॉयल्टी वो भी हमारी एक तरह की एसेट कहलाती है। जब आप कोई प्रोडक्ट, अपना कोई प्रोडक्ट किसी और को देते हो और उस प्रोडक्ट पे लाइफ टाइम जब आपको इनकम मिलती हो ना, तो वो आपकी रॉयल्टी कहलाती है। आपने कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में रखा हुआ है, तो वो प्रोडक्ट कभी भी फ्यूचर में, आज नहीं बिक रहा है, आज से 10 साल बाद भी बिक रहा है अगर वो प्रोडक्ट, तो वो जितना भी बिकेगा ना, उसके कुछ परसेंटेज आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे। तो वो आपकी रॉयल्टी कहलाती है, बराबर ना। लाइफ टाइम की इनकम होती है ये रॉयल्टी, और वो एसेट है। रॉयल्टी एक तरह की एसेट है हमारी, बराबर। तो ये रॉयल्टी जो दी गई है 100 रुपीज़, वो रॉयल्टी एसेट, वो भी कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। डेबिट पे लिखना रॉयल्टी, बराबर। आप कंटिन्यू करना है इसे। रॉयल्टी के बाद कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड 100, तो कैरेज आउटवर्ड वो भी तो एक्सपेंस ही है, तो वो भी डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड के बाद कैपिटल 8000 रुपीज़, तो जो कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। कैपिटल क्रेडिट साइड पे 8000 रुपीज़, यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे हम, ओके। कैपिटल के बाद दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड 360, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। रिसीव्ड मतलब मिला हमें, मिला मतलब इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो उसे भी कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में, ठीक है ना। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना कि यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखेंगे वो डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद है इंश्योरेंस 200 रुपीज़, तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है। इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ते हैं ना, वो एक्सपेंस है हमारा, तो वो एक्सपेंस भी कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। इंश्योरेंस यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड, ओके। इंश्योरेंस के बाद कमीशन रिसीव्ड, तो देखो ये भी कमीशन रिसीव्ड मिली हमें, तो वो भी इनकम है हमारी। कमीशन रिसीव्ड इनकम, तो इनकम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे, यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, बराबर। कमीशन रिसीव्ड के बाद बेड डेब 150, तो ये बेड डेब मतलब हमारा खर्चा हुआ, ये लॉस हुआ हमारा। बेड डेब वो कहलाता है कि किसी से हमें पैसे लेने थे लेकिन सामने वाले ने नहीं दिए, हाथ ऊपर कर दिए। मुझे किसी से 1000 लेने थे, लेकिन अब उसने हाथ ऊपर कर दिए कि मैं नहीं दूंगा, जो करना है वो करो भाई, तो ये तो हमारा लॉस हो गया ना। उसे मारे पीटे पुलिस में दे दें तो भी हमारे 1000 तो वापस आने वाले नहीं हैं, बराबर। तो ये 1000 हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। ये बेड डेब वो लॉस कहलाता है, डूबे हुए पैसे। तो ये बेड डेब लॉस है, और लॉस कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे बेड डेब, ओके। बेड डेब के बाद दिया हुआ है सैलरी 1000, तो सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस भी डेबिट साइड पे, सैलरी डेबिट साइड पे। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस 100, ये भी लीगल एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस भी यहीं पे 100 रुपीज़, ओके। फिर कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस यहाँ पे बताया था, कोई भी कैश या बैंक बैलेंस हो तो वो भी डेबिट में ही लिखते हैं, तो कैश बैलेंस यहीं पे ही डेबिट में, ठीक है। और कैश बैलेंस के बाद ऑफिस रेंट 400, तो ऑफिस रेंट हमने दिया, तो वो भी हमारा एक्सपेंस, तो वो भी डेबिट साइड पे यहीं पे ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब इतना सारा डेबिट में नहीं आता है इसलिए मैंने वो लिखा नहीं, और ये सभी चीज़ें लिख दो, तो उसके बाद डेबिट का टोटल करो और क्रेडिट का टोटल करो। कि टोटल करते वक्त ध्यान रखना, यहाँ पे जो आप डेबिट का टोटल करोगे, जो सभी लिखने के बाद, बराबर, टोटल करके नीचे ये 2 लाइन, क्या ये टोटल कंप्लीट हुआ। और उसी लाइन में अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ टोटल किया, क्रेडिट में गैप बहुत ज़्यादा है तो यहीं पे ही टोटल कर देते हैं, यहाँ नहीं, जहाँ आपने टोटल किया है उसी लाइन में ही आखिरी में टोटल होगा, बराबर। सामने सामने टोटल होना चाहिए हमेशा। क्या भाई, ये दोनों का टोटल आप लोग फिट करना, कि अगर दोनों का टोटल इक्वल आ जाए मतलब आपका सम करेक्ट है। समझ आई बात? सिंपल है ना हमारा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर, ठीक है। आज देखो हमने 2 सम देखे, कितना लॉन्ग वीडियो हो गया, पर हाँ उसमें दोनों मेथड ये क्लियर बतानी थी, इसीलिए क्लियर हो गई ना वो, कि एक टोटल मेथड से और ये बैलेंसिंग मेथड से। आपको सम जो मेथड से करना हो आप दोनों सम वो मेथड से कर सकते हो, बराबर। और रूल्स खास ये याद रखना, ये रूल्स एक पेज पे लिख लो, बस इसके सहारे ही पूरा चैप्टर हमने किया है, ठीक है। तो आज जैसे हमने ये देखा ना, अब इसके आगे के सम से आगे के पॉइंट्स वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे, ओके। थैंक यू।